इंट्रोडक्शन मैं आपको शिफ्ट करना चाहता हूं नेक्स्ट 1.3 नंबर के पॉइंट के ऊपर, जो कि है क्लासेस ऑफ द कंपनीज अंडर द एक्ट। तो कौन कौन सी टाइप ऑफ द कंपनीज हम कंसीडर कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है। बीच में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का टॉपिक मैंने लेफ्ट किया है, दैट इज इंटेंशनली। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि कंपनी क्या है, उसकी पूरी डिटेल दिमाग में फिट करने के बाद हम उस पॉइंट पे जाएंगे। देखिए, the growth of the economy and increase in the complexity of the business operation in the corporate world has lead to the emergence of the different forms of the corporate organization to regulate the them. Companies Act 13 has broadly classified the companies into various classes. तो सबसे पहली बात है on the basis of liability। देखिए, liability के बेसिस पे basis of liability, लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी के क्लासिफिकेशन के लिए पहली है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड तीसरा देखिए इसके अंदर एक सब पॉइंट है आपके पास कि अनलिमिटेड कंपनी, राइट, अनलिमिटेड कंपनी। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें आएगा पॉइंट नंबर 1, मैं लेता हूं लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के अंदर मैं लूंगा ए और बी, यानी कि लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, राइट। और इसके बाद पॉइंट नंबर 2 हमारे पास रहेगा अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का कंसेप्ट जो है वो एकदम कॉमन है, जैसे कि हमने ये जो अपना प्राइवेट बिजनेस था या फिर प्रोप्राइटरी बिजनेस था या फिर अपना पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस था, जो जैसे चलता था वैसे ही अगर कंपनी फॉर्म कर दिया ना, तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। तो सबसे पहले देखते हैं अनलिमिटेड में क्या लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, अनलिमिटेड में आपके पास लिखा है यस, Section 2, clause number 92 of the Companies Act 2013 defines such unlimited company as a company, underline कर दीजिए, not having any limit on the liability of its member. In such a company, the liability of member ceases when he ceases to be a member. यानी कि यहाँ पे कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कब खत्म हो जाएगी, जैसे ही वो अपने मेंबरशिप से विड्रॉ कर देंगे या फिर मेंबरशिप किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तभी वो अपनी लायबिलिटी में से रिवील हो सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप पर्सनली सेवरली लायबल थे अपने प्रोप्राइटरशिप या फॉर्म के बिजनेस में, इन द सेम वे फ्रेंड्स आप लायबल हो कैसे, यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में। तो आगे आपको क्या बताया, देखिए कि द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द होल ऑफ अमाउंट ऑफ द कंपनी स्टेट एंड द लायबिलिटीज, बट he will be entitled to claim contribution from other members in case the company has a share capital, and article of association must state the amount of share capital and the amount of each share. So long as company is going concern, the liability on the share is only liability which can be enforced by the company, and though the liability of member is unlimited so far as creditors are concerned. यहाँ पे ये बात बताई गई है कि कंपनी जो है वो कंपनी कोई भी डेट रेज करेगी, उसके लिए पार्टनर्स या सॉरी मेंबर्स जो है वो पर्सनली एंड सेवरली लायबल है। बट अगर मान लेते हैं कि कंपनी ने शेयर कैपिटल रेज किया है, तो हर एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी वो शेयर की अमाउंट की जितनी ही रहेगी, बट फॉर द क्रेडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो अनलिमिटेड रहेगी। यानी कि वो पर्सनली एंड सेवरली लायबल है क्रेडिटर्स के लिए। वो क्रेडिटर्स को ये नहीं बता सकते कि हमने तो शेयर लिए थे भाई, शेयर की बात खत्म, शेयर का अमाउंट खत्म, हमारा काम खत्म, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपनी क्या है, अनलिमिटेड कंपनी है। वो कि इसके मेमोरेंडम के थ्रू यहाँ पे कैपिटल क्लॉज जो है वहां पे या फिर लायबिलिटी क्लॉज जो है वहां पे ये बात कंप्लीटली मेंशन की होनी चाहिए कि कंपनी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी के केस में, यानी आगे के पेज पे जाइए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? शेयर का मतलब ये है कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक होता है कैपिटल क्लॉज, और उस कैपिटल क्लॉज में ऑथोराइज कैपिटल होती है, और उसके साथ साथ उसका डिनोमिनेशन
डिनोमिनेशन भी वहां पे बताया जाता है। ये डिनोमिनेशन जो है ना वो होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। कंपनी के टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। अब वो पार्ट जो है ना वो इक्वल पार्ट होने चाहिए, इसी के लिए मैंने आपको ये वर्ड दिखाया है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब ये है कि कंपनी ने अपने शेयर को जिन छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है उस हर एक हिस्से की वैल्यू कितनी रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल, ये ऑथोराइज कैपिटल है कुछ 5 लाख रुपए, और कंपनी ने ये बताया कि शेयर का डिनोमिनेशन 10 रुपए रहेगा, 10 रुपीज पर शेयर। तो यहां पे क्या होगा, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनेंगे, तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे 50,000। 50,000 शेयर में इन्होंने अपनी 5 लाख की पूरी कैपिटल को डिवाइड किया है। राइट, इन दिस वे फ्रेंड्स हमने हर एक शेयर होल्डर को 10 रुपए की लायबिलिटी असाइन करनी है। हर एक शेयर होल्डर जो कि अपना शेयर परचेज करेगा कंपनी का, उसकी लायबिलिटी बनेगी 10 रुपए की। राइट, अब लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग कैसे रहेगी, तो मान लीजिए कि 10 रुपये में से यहां पे कॉल्ड अप एंड पेड अप 7 रुपीज पर शेयर, 10 रुपए का शेयर है। कंपनी ने आज तक अकाउंट्स में ये सब पढ़ के आए हैं अपने, तो आज तक कंपनी ने 7 रुपए मंगवाए, आपने पे कर दिया। आपने क्या, सभी शेयर होल्डर अच्छे ईमानदार आदमी है, उन सबने पे कर दिया, अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने अभी तक अनकॉल्ड अमाउंट ये होगी कितनी आपकी, तो ₹3 पर शेयर। तो ये अमाउंट अभी तक कंपनी ने मंगवाई नहीं है। राइट, और कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी तभी तो वो मंगवाएगी। तो तब तक आपकी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर, ये बनेगा 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से। बस एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड अप टू व्हाट एक्सटेंट, अप टू दिस 3 रुपीज। और अगर आपको फर्गो करना है तो भी आप कितना फर्गो कर सकते हो, जो आपने 10 रुपीज पे किया वो जाएगा, पक्का जाएगा, इतना जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि आपके आर्टिकल में और मेमोरेंडम में दोनों में आपकी लायबिलिटी जो है ना वो कन्फाइन की गई है, रिस्ट्रिक्ट की गई है, लिखा हुआ है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है। और लायबिलिटी कितनी रहेगी, लायबिलिटी आपके शेयर की अनकॉल्ड अमाउंट के जितनी रहेगी। आपको कितना मैक्सिमम फर्गो करना है, तो आपके शेयर की फेस वैल्यू जितना आपको मैक्सिमम फर्गो करना है, उसके बाद आपकी कोई भी एक्स्ट्रा लायबिलिटी कंपनी का भले ही कितना भी इंडेप्टनेस हो, वेदर इट इज 500 करोड़, 1000 करोड़ और 15,000 करोड़, वट एवर इट मे बी, आप 3 रुपए दे दो, बस शांति से सो जाइए, आपके 10 रुपए गए। इससे ज्यादा कंपनी आपसे कुछ न मांगेगी न मांग सकेगी। दैट इज द फैंटास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज फार एज द लिमिटेड कंपनी इज कंसर्न। तो ये हमने देखा शेयर के कॉन्टेक्स्ट में। अब शेयर के कॉन्टेक्स्ट में ये शेयर होने चाहिए, और वो डिफाइन कहां पे किया जाएगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल के थ्रू, बट बाय एंड लार्ज ये मेमोरेंडम का टॉपिक है। राइट, अब देखते हैं उनमें क्या लिखा है। 222 of the Companies Act 13 defines that when a liability of the member is limited by its memorandum of association to amount unpaid on the share held by them, see the amount unpaid, ये uncalled है और unpaid है। अगर मान लीजिए यहां भी आपको 7 कॉल्ड अप है और इसमें से आपने 2 रुपए अभी भी पे नहीं किए, तो वो भी अनपेड की कैटेगरी में जाएंगे। तो अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम, इट इज नोन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एंड it thus implies that for meeting the debts of the company, shareholder may be called upon to contribute only, underline कर दीजिए, to the extent of amount which remains unpaid on his shareholding, and his separate property cannot be encompassed to meet the company's debt. This is the fantastic characteristics as far as the limited liability company is concerned. तो आपकी liability सिर्फ इतनी सी liability है, right? आगे देखें। So it may be worthwhile to know that though shareholder is a co-owner of the company, he is only a co-owner of the company's asset. Yes, he is not लिखा है बीच में, देखिए he is, हड़बड़ी में आप ये गलती करेंगे, आप वहां पे देखिए को-ओनर नहीं है। फिर से पढ़िए उसी लाइन को, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि it may be worthwhile to know that though shareholder is co-owner of the company, कंपनी का वो हिस्सेदार है,
कंपनी की ओनरशिप का हिस्सेदार है, बट कंपनी की जो असेट्स है उसमें उसका कोई भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो असेट कंपनी की खुद की है, राइट। कंपनी की खुद की असेट है और उसमें कंपनी के पास, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बताया था कि कंपनी अपने खुद के नाम से कोई भी असेट रख सकती है, राइट। और वो अप्लाई कैसे करेगी, जब वाइंडिंग अप की प्रोसीजर होगी या इंडेप्टनेस होगी तो कंपनी वो असेट बेचेगी और उसमें से जो रिकवरी होगी उस रिकवरी को वो पे करने के लिए, डेब्ट पे करने के लिए अप्लाई कर सकती है। ओके, तो ओनरशिप में आपको ओनर हो, बट कंपनी की किसी भी असेट के लिए आपको ओनर नहीं हो, आप कंपनी के नाम पर खरीदी गई कोई भी असेट को एंजॉय नहीं कर सकते, दो यू आर शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी, आपको इक्टू सा राइट नहीं है। आगे देखिए लिखा है कि द ओनरशिप ऑफ द असेट रिमेन्स विद द कंपनी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ लीगल पर्सन, सो द एक्सटेंट ऑफ राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ द शेयर होल्डर को ओनर इज measured by its shareholding, and thus all the shareholders of the company are its co-owners is measured by his shareholding. Thus all the shareholders of the company are its proprietors, and the amount due from all of them is the issue capital of the company. The company limited by share needs fund for its working. It raise its funds by issuing shares, and when the shares are issued, these may be subscribed by the signatories to the memorandum, or may be therefore allotted to the applicant thereof, either for cash or consideration in kind. तो आप जैसे भी शेयर खरीदते हो तो आपका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाता है, आपकी ओनरशिप कंपनी के अंदर है, बट कंपनी की असेट्स के लिए आपकी ओनरशिप जीरो है, नल एंड वॉइड, कोई भी आपका हिस्सा है ही नहीं। तो आप ये हक नहीं जता सकते कि कंपनी ने 500 करोड़ की, मान लीजिए कि मेरे पास रिलायंस के शेयर है और एंटेलिया में मेरा हिस्सा है, मैं नहीं कह सकता भाई, वो तो उसके डायरेक्टर का है। अब डायरेक्टर क्या कंपनी का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट विल सी लेटर ऑन, राइट। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं लिमिटेड बाय शेयर के अंदर। अब लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होगा फ्रेंड्स, लिमिटेड बाय गारंटी के केसेस में कंपनी की जो असेट है उस असेट्स को यहां पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में अगर देखोगे तो हर एक मेंबर को यहां पे लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी की अमाउंट जो है वो फिक्स्ड कर देनी है, और इसके लिए क्या देना है, गारंटी देना है, मतलब पैसा नहीं देना है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसमें पैसा देना पड़ेगा। ये बात आपको बताए कि कंपनी को अपने वर्किंग के लिए पैसा चाहिए, पैसा ये कैसे जुटा पाएगी, तो शेयर्स इश्यू करके पैसा कलेक्ट करके। बट कई ऐसी सारी कंपनीज होती है कि जिनको पैसों की जरूरत नहीं है, बट वो अपनी फ्यूचर की सेफ्टी के लिए ये बताते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। इफ यू वांट टू बिकम मेंबर ऑफ दिस कंपनी, यू आर इनवाइटेड टू टेकन ओवर सच पार्ट ऑफ द लायबिलिटी which may not incur in future, may not incur in future। इसका मतलब ये कि कंपनी जब वाइंडिंग अप होगी तो कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए जो अमाउंट चाहिए, अमाउंट एज लायबिलिटी, उस लायबिलिटी में आप अपना शेयर दोगे, ये आपको लिख के देना है। आपको एक अंडरटेकिंग देनी है कि मैं कंपनी को इतने पैसे उसके वाइंडिंग अप के लिए देने के लिए गारंटी देता हूं, और सिर्फ उतनी ही अमाउंट आपको देनी है, और सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में देनी है। इन बिटवीन कंपनी के ऑपरेशन के लिए आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देनी है। कंपनी के पास अच्छा खासा अमाउंट है, वो अपना कैपिटल, अपना ऑपरेशन, अपना वर्किंग खुद मैनेज करेगी, आपसे पैसा नहीं चाहिए। आपसे पैसा कब चाहिए, जब उसकी सांसें बंद होने की तैयारी हो, और अगर मान लेते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी उसकी असेट से ज्यादा हो, तो वो जो अनसिक्योर पोर्शन बचता है उसके लिए वो आपकी गारंटी का इस्तेमाल करेंगे, आपसे पैसे लेंगे और वो डेट पे कर देंगे। बट अगर मान लीजिए कंपनी की साउंड पोजीशन है और कंपनी बंद हो रही है, तो वहां पे कंपनी आपसे पैसे न भी मांगे,
क्योंकि आपने तो सिर्फ गारंटी दी है, और गारंटी फ्रेंड्स वो क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, मे इनकर मे नॉट इनकर, राइट। तो देखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में defines it the company having liability of its members limited by memorandum to such amount as member may respectively undertaken by the memorandum to contribute to the assets of the company, underline कीजिए, in the event of its winding up। तो वाउंड अप के केसेस में ही आपको पैसे देने हैं, और जितनी आपने गारंटी अंडरटेक की है उतना ही आपको देना है, उससे 1 रुपया ना ज्यादा ना कम। आगे, thus liability of member of the company limited by guarantee up to a stipulated sum mentioned in the memorandum, and member can not be called upon to contribute beyond that stipulated sum। यानी जो आपने गारंटी दी है उससे 1 फूटी कौड़ी भी आपको ज्यादा नहीं देनी है, और वो अमाउंट भी कब देनी है, जब कंपनी वाउंड अप होगी तब देनी है, उससे पहले नहीं देनी है, राइट। अब एक और टॉपिक है, हाइब्रिड फॉर्मेट। मान लीजिए कंपनी है जो अपनी कुछ वर्किंग कैपिटल अभी चाहता है और कुछ सिक्योरिटी चाहता है, तो कंपनी ने शेयर भी इश्यू कर दिए, गारंटी भी इश्यू कर दी। तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स का फंड आज मिल जाएगा, वो अपने वर्किंग कैपिटल के लिए लगेगा, और उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है अनपेड अमाउंट के लिमिट के जितनी, और जो गारंटी लिया है वो गारंटी के केसेस में, वाउंड अप के केसेस में देखा जाएगा कि इनका क्या लायबिलिटी बनता है और वो मांग सकते हैं, राइट। तो ये हाइब्रिड फॉर्मेट भी कंपनी यूज कर सकती है। आगे देखिए कि सिमिलरिटीज एंड dissimilarities between the guarantee company and company having share capital। The first one, common features। तो between a guarantee company and share capital, a legal personality and the liability limited, ये दोनों सेम रहते हैं, liability limited है, but event of liability ये अलग अलग है। In the later case, the member's liability is limited by the amount remaining unpaid on the share which each member hold, and both of them have to state in their memorandum that the member's liability is what limited। तो इनको अपने मेमोरेंडम में ये लिखना होगा कि इनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट, however, the point of distinction between these two types of companies is that former case member may be called upon to discharge the liability only after commencement of the winding up। यानी कि यहाँ पे गारंटी के केस में आप वाइंडिंग अप के इवेंट के अलावा कभी भी मेंबर को अपनी लायबिलिटी रीपे करने के लिए नहीं बोल सकते, और अदर केसेस में कभी भी पैसा चाहिए मांग लीजिए, आपके ये तो है, राइट। तो नेक्स्ट है, it is clear from the definition of the guarantee company that it does not raise its initial working fund from its member। यानी कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मैंने बोल दिया ना कि इनिशियल फंड इनको चाहिए ही नहीं, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा सफिशिएंट है, राइट, उसके लिए पैसा नहीं चाहिए। हमारी आखिरी सांसें जब चल रही है तब आपसे सहारा चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए। कंपनी तो अच्छी खासी चल रही है, बट सेफ साइड है ये, राइट, ओके। और जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उनको इनिशियल वर्किंग कैपिटल चाहिए, और उसी के लिए तो आपसे फंड रेज कर रहे हैं वो। तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है या इन ऑपरेशन होती है तब वो कंपनी अपना फंड रेज करने के लिए शेयर्स इश्यू कर सकती है, ओके। बट गारंटी कब इश्यू करेगी, कंपनी अपने वाइंडिंग अप के लिए सिक्योरिटी करना चाहती है तब, इन बिटवीन उन्हें एक पैसा भी आपसे नहीं चाहिए। आगे, तो फर्दर टू नोट द सुप्रीम कोर्ट इन नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालूम, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, has laid down that the right of a guarantee company to refuse to accept the transfer by a member of his interest in the company is on a different footing than that of company limited by share। A membership of the guarantee company can carry privilege much different from those of the ordinary shareholders। यानी उस केस में ये डिसीजन आया था कि जैसे आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो इजीली, तो शेयर ट्रांसफर करने में होगा क्या कि आपकी लायबिलिटी जो है वो अनपेड अमाउंट के जितने ही रहती है, बट गारंटी अगर ट्रांसफर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की मेंबरशिप ट्रांसफर करने में एक अलग तरीके से उसे देखा जाएगा, क्योंकि जब भी आप गारंटी ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफरी के केस में उसकी झोली में क्या होगा, पूरी लायबिलिटी रहेगी, राइट। तो उन दोनों को डिफरेंट फुटवर्क से देखा जाना चाहिए, उनको देखने का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। ये केस पास्ट में आ चुका है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के केस में
on the basis of members. Point number B. मेंबर्स के केस में देखिए, एक है ओपीसी यानी कि 1% कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी और तीसरा है पब्लिक कंपनी। ये तीन कैटेगरी इसमें है। तो फर्स्ट वन इज व्हाट ओपीसी, सेकंड वन इज व्हाट प्राइवेट कंपनी और तीसरा क्या है वो है पब्लिक कंपनी। ओपीसी उसका नाम ही आपको रिफ्लेक्ट करता है कि ओपीसी यानी 1% कंपनी। तो यहां पे लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिसेंट अमेंडमेंट के थ्रू एक अच्छा वाला पॉइंट है कि जिन लोगों को ना प्रोप्राइटरी बिजनेस करना है और प्रोप्राइटरी बिजनेस करते हुए भी अपनी लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है, जो कि नहीं होता है ना, प्रोप्राइटर के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बट अगर वो बंदा चाहता है कि अपनी लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करें एज कंपनी इज डूइंग, तो वो ओपीसी यानी 1% कंपनी फॉर्म कर सकता है। और ओपीसी के लिए देखिए यहां पे क्या बताया है कि the Companies Act 13 introduced a new class of companies which can be incorporated by a single person. Underline कीजिए, incorporated by single person. Define 1% company as a company which has only one person as a member. देखिए, तो ओपीसी के बारे में हम सिर्फ अभी बात करते हैं। ओपीसी तो सबसे पहली बात है कि इनकॉर्पोरेटेड बाय सिंगल पर्सन, दूसरा है कि हैविंग ओनली वन मेंबर, ये दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे देखते जाइए। Yes, 1% company has been introduced to encourage the entrepreneurship and corporatization of the business. OPC differs from sole proprietary concern in the aspect of that OPC is a separate legal entity with the limited liability of the member, whereas in case of sole proprietary, the liability of owner is not restricted and it extends to the whole owner's entire asset constituting of official and personal. इसका मतलब ये कि यहां पे लायबिलिटी जो है ना, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि यहां पे भी कंपनी और उसका जो भले ही सिंगल मेंबर है, इन दोनों को सेपरेट पर्सनालिटी के तौर पे देखा जाएगा। जो लिखा है आपके यहां पे देखिए कि ओपीसी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ओपीसी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। आगे देखिए। So the procedural requirement of OPC are simplified through the exemptions provided under the Act in comparison to the other form of companies. यानी भले इसको कंपनी एक्ट में लिया गया है, बट कंपनी एक्ट के अंदर जो रेगुलेशंस है और उसके जो कॉम्प्लायंस की प्रोसीजर है, उन प्रोसीजर्स में यहाँ पे कई सारी छूट इसको दी गई है ओपीसी के कारण। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3(1)(c of the Companies Act, OPC is a private limited company with the minimum paid up capital of 1 lakh and has at least one member. Here the member can be sole member and director. देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात करी है कि OPC is what? Is private limited company having one member director. इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ही कैटेगरी में फॉल करना है, इसे पब्लिक लिमिटेड नहीं कंसिडर कर सकते। और दूसरी बात यह है कि मिनिमम कैपिटल जो है वो इसका रहेगा 1 लाख रुपीस, राइट। तो 1 लाख रुपीस इसका मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट, जो कि प्राइवेट के लिए है, वही सेम एप्लीकेबल होगा ओपीसी के लिए। आगे देखते हैं। सो कंपैरिजन बिटवीन द ओपीसी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनकॉर्पोरेशन जो वहां पे प्राइवेट लिमिटेड के लिए दो से ज्यादा बंदे चाहिए और वहां पे ओपीसी में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा चाहिए। नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल जो है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख और सच हायर सम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडर द आर्टिकल, और वहां पे एज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख, 1 लाख की यहाँ पे पेड अप कैपिटल चाहिए।
नंबर ऑफ मेंबर्स 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, मिनिमम के लिए तो 2 ही चाहिए प्राइवेट के लिए, बट ओबीसी के लिए मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम 1 ही होना चाहिए। आगे, राइट टू ट्रांसफर द शेयर, राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर द शेयर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केसेस में आर्टिकल में जो कोई भी प्रोसीजर लिखी है उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही आप अपने शेयर को किसी और मेंबर में ट्रांसफर कर सकते हो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपीसी, तो चॉइस टू रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर इज अवेलेबल टू ओबीसी, यानी कि अगर यहाँ ट्रांसफरेबिलिटी करनी है तो हो सकती है, बट वो 1% मेंबर जो है उनके पास इसके राइट्स रिजर्व रहेंगे, जो कि उसके ट्रांसफरेबिलिटी के लिए कोई भी और एक्स्ट्रा राइट इनकॉर्पोरेट करना चाहे तो कर सकता है। ओके, सो दिस इज द स्मॉल टॉपिक रिलेटेड टू द ओबीसी। बाकी प्राइवेट कंपनी और स्मॉल कंपनी का केस देखते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी है कि मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख, जो कि हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट, और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड which by its article, most ever important। देखिए प्राइवेट कंपनी के केस में देखते हैं। प्राइवेट कंपनी, सबसे पहली बात यहां पे ये है कि कैपिटल मिनिमम 1 लाख, दूसरा मेंबर्स 200 बनेगा, तीसरा बाय इट्स आर्टिकल, रिस्ट्रिक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कंपनी को अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कैटेगरी में रखना है तो उसके आर्टिकल के थ्रू रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। कौन से? देखिए, सबसे पहली बात है कि रिस्ट्रिक्शन राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, तो सबसे पहला राइट टू ट्रांसफर शेयर। दूसरा रिस्ट्रिक्शन देखिए आपके पास, दूसरा रिस्ट्रिक्शन आपको बताया है कि लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, जो कि मैंने आपको यहां पे बताया कि मेंबर्स 200 मैक्सिमम होंगे, उससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। आगे लिखा है कि द क्लॉज प्रोवाइड्स दैट देयर आर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन द कंपनी जॉइंटली, दे शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर, यानी 2 या 2 से ज्यादा मेंबर अगर एक शेयर होल्ड करते हैं तो एक ही मेंबर कंसीडर होगा। नेक्स्ट, हाउएवर फॉलोइंग पर्सन, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दीजिए वहां पे कि फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, तो कंपनी के जो एम्प्लॉइज है प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉय, उनको अगर शेयर अलॉट किए गए हैं तो वो इस 200 की कैटेगरी में नहीं आएंगे। देखिए लिखा है कि पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट, अंडरलाइन कीजिए इन एम्प्लॉयमेंट, एंड के ऊपर राउंड कर दीजिए, नीचे लिखा है पर्सन हु आर हैविंग फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेयर मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल इन द एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज, यानी जब कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे तब वो मेंबर बने थे, कंपनी को छोड़ के चले गए या फिर रिटायर हो गए और अभी भी कंपनी के मेंबर के तौर पे कंटिन्यू है, तो वो लोगों को हम 200 की लिमिट में कंसीडर नहीं करेंगे। आगे, एंड प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो तीसरा पॉइंट ये है कि प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज, ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर है तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्ट्रिक्टिव है, और इन रिस्ट्रिक्शन के थ्रू आप अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो वो प्राइवेट लिमिटेड है। अब एक और चीज आपको बताऊं कि पब्लिक लिमिटेड की जब आप बात करोगे तो पब्लिक लिमिटेड में आपको सिर्फ एक ही छोटा सा चेंज करना है, और वो चेंज है, देखिए आपके पीछे लिखा है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिफाइंड एज इट इज नॉट प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब ये कि जब ये 3 क्लॉज आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हटा लिए जाएंगे, यानी कि आपके मेंबर की रिस्ट्रिक्शन 200 से ज्यादा हो जाएगी, आपकी जो राइट ऑफ ट्रांसफर है वो आपको मिल जाएगा, और तीसरा आप इनवाइट कर सकते हो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप क्या बन जाओगे, सीधे ही पब्लिक की कैटेगरी में आ जाते हो। दूसरी बात आपको ये बताइए कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो यहाँ पे 1 लाख रुपीस लिखा है वो वहां पे बन जाती है 5 लाख मिनिमम, और सच हायर सम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड
मेंबर्स की संख्या जो है वो 7 और मोर हो जाती है। यहां पे जैसे 2 मिनिमम है, वहां पे 7 मिनिमम चाहिए। 7 सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम, या आपने पास्ट में पढ़ा होगा, बीओएम या ओसीएम कहीं पे पढ़ा होगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन आपने अगर निकाल दी है